मास्टर स्ट्रोक में सारी खबरें आप तक मैं पहुंचाऊं उससे पहले एक अच्छी और बड़ी खबर आ रही है। यूक्रेन और रूस के युद्ध को लेकर यह बड़ी खबर है। 2 दिन के लिए युद्ध विराम लगा दिया गया है। पुतिन ने 6 और 7 जनवरी को युद्ध विराम का ऐलान किया है। ऐसा पहली मर्तबा होगा जब इतने महीनों में ये 2 मुल्कों में 2 दिन के लिए ही सही लेकिन युद्ध विराम होगा। पुतिन ने 6 और 7 जनवरी को युद्ध विराम का ऐलान कर दिया है। अभी हम इंतजार कर रहे हैं यूक्रेन की तरफ से क्या इस बाबत जानकारी दी जाती है, लेकिन रूस की तरफ से कह दिया गया है कि 2 दिन युद्ध विराम रहेगा। पुतिन ने यह जानकारी दी है कि 6 और 7 जनवरी को युद्ध दोनों ही मुल्कों में नहीं होने वाला है। इस वक्त मास्टर स्ट्रोक में यह सबसे बड़ी खबर आपके सामने रखना जरूरी है। सीज फायर का ऐलान कर दिया है। दोनों देशों में 10 महीने से यह जंग चल रही है और आज पहली मर्तबा है जब सीज फायर का ऐलान हुआ है। और यह बड़ी खबर इस बात का संदेश है कि 36 घंटे का युद्ध विराम बाकी और दिनों को भी इसी तरीके की खबर दे सकता है। तो मास्टर स्ट्रोक में यह अच्छी खबर है। रूस और यूक्रेन में 2 दिन के लिए युद्ध विराम सीज फायर का ऐलान कर दिया गया है। फिर बता दूं, इन दोनों देशों में लगातार 10 महीनों से फाइट चल रही थी, युद्ध चल रहा था, लेकिन रूस ने ऐलान कर दिया है कि हम 2 दिन किसी तरह का कोई हमला नहीं करेंगे। वो तारीख है 6 और 7 जनवरी। पुतिन ने रूस की चर्च से ये अपील की है कि ये जानकारी जो है वो देश और दुनिया तक पहुंचा दी जाए। रूस और यूक्रेन में 2 दिन के लिए युद्ध विराम का ऐलान कर दिया गया है और ये ऐलान रूस की तरफ से किया गया है। लगातार हिंदुस्तान भी ये बात कहता रहा है कि देखिए, अगर कोई हल निकल सकता है तो वो टेबल पर बातचीत से निकल सकता है, युद्ध से नहीं। 2 दिन ही सही, दोनों मुल्कों में युद्ध विराम 2 दिन के लिए होगा। अब मास्टर स्ट्रोक में हम अगली खबर का रुख करेंगे और पहाड़ का हिमालय जैसा हौसला आपको दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि देवभूमि कहे जाने वाले उत्तराखंड के लोगों का ये हौसला तो दिख रहा है, लेकिन वहां की जमीन धंस रही है। जोशीमठ में लोग अब घरों में रात बिताने से डर रहे हैं। इसकी वजह है एक ऐसी तबाही का डर जो अगर आई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी डर से लोग दहशत में हैं। क्योंकि अनहोनी की गवाही देने वाली ये तस्वीरें जोशीमठ में खौफ भर रही है। एक एक बाशिंदा सख्ते में है, सन्न है। अगले पल क्या हो जाए, मकानों को पाताल निगल जाए, कोई नहीं जानता। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि यहाँ अचानक सड़क का सीना चीरने वाली दरारें दिखने लगी है। सैकड़ों घर ऐसे हैं जिनके घरों में खौफ की इस लकीर का बसेरा हो चुका है और हर गुजरते लम्हे के साथ दरारें चौड़ी होती जा रही है। सरकारी आंकड़े के मुताबिक 561 घरों में दरारें आ चुकी है, लेकिन यह आंकड़ा बढ़ सकता है। इन दरारों की वजह से अब तक 66 परिवार पलायन कर चुके हैं। जोशीमठ कब्जे के सभी 9 वार्ड्स में किसी न किसी मकान में दरार आ गई है। खौफ सिर्फ इतना भर नहीं है, जमीन के अंदर का पानी भी लोगों की मुसीबतों को बढ़ा रहा है। एक ही दिन में जल स्तर 2 गुना हो चुका है। कुछ मकानों के अंदर तो 2 से 3 फीट तक जमीन बैठ गई है। एहतियात के तौर पर 2 होटल्स को बंद करा दिया गया है। पोस्ट ऑफिस भी शिफ्ट करना पड़ गया है। जोशीमठ का पूरा क्षेत्र हमारा लगा था बहुत अच्छे पेट में है। विगत 2 माह से ये प्रक्रिया बहुत तेजी से बढ़ी है। एक तरफ पानी निकल रहा है, एक तरफ रोड धंस रही है, सारे मकान धंसने के कगार में आ गए हैं और ये लोग हमारी सुध नहीं ले रहे। भूधसाव की चपेट में ज्योतिर्मठ परिसर भी आ गया है। परिसर के भवनों और लक्ष्मी नारायण मंदिर के आसपास बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई हैं। सिंहधार में होटल माउंट व्यू जमीन धंसने से तिरछा हो गया है। सोमवार रात को होटल की दीवारें चटकने की आवाज आने से इसके पीछे रहने वाले परिवार दहशत में आ गए थे। जोशीमठ इस वक्त पूरे देश का टॉकिंग पॉइंट बन चुका है। दरकते मकानों और जमीन धंसने वाली तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। जोशीमठ को लेकर अलग अलग हैशटैग्स अब ट्रेंड करवाए जा रहे हैं। लोग पैनिक मोड में आ चुके हैं। दरारों के चलते दहशत बढ़ती जा रही है। उत्तराखंड में जोशीमठ में लोगों के मन में जितनी दहशत इस वक्त दिखाई दे रही है, उतना ही गुस्सा भी है। खतरा उनके आशियाने की तबाही का नहीं है, इलाके की बर्बादी का भी है। जोशीमठ कब पाताल समाधि ले ले किसी को नहीं पता है। हालात के हाथों मजबूर लोग सड़कों पर उतरकर अब अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। पहाड़ दर के आशियानों में दरार आई तो लोगों का धीरज भी दरक गया और संघर्ष की मशालें दहकने लगी।
ये देवभूमि उत्तराखंड में चमोली जिले का जोशी मठ है, जहां लोग हाथों में मशाल थामकर सड़कों पर निकल गए। शहर के नटराज चौक से मारवाड़ी तिराहे तक मशाल थामे लोगों की लंबी कतार थी। लोग कह रहे थे कि जोशी मठ की सेहत बिगाड़ने के लिए राज्य सरकार और NTPCL का हाइडल पावर प्रोजेक्ट जिम्मेदार है। रात बीती, सुबह हुई तो प्रोटेस्ट का राउंड 2 शुरू हो गया। गुस्साए लोगों ने बाजार बंद करवा दिए। सुबह 9 बजते बजते बस स्टैंड और चुंगी के पास जाम लग गया। नतीजा ये हुआ कि दोनों तरफ गाड़ियों की कतार खड़ी हो गई और लोग रास्ते में फंस गए। लोगों का गुस्सा देख राज्य सरकार भी हरकत में नजर आई। जिस प्रकार के भी प्रबंध करने होंगे, विस्थापन की जो कार्रवाई करनी होगी, जो ट्रीटमेंट करना होगा, वो सभी कार्रवाई कर रहे हैं। जो भी जरूरी काम होगा जोशीमठ शहर को बचाने के लिए किया जाएगा, उसके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, लोगों के लिए किया जाएगा। जोशीमठ में जमीन तो लंबे समय से धंस ही रही थी, लेकिन पिछले 1 महीने में जिले के सभी 9 वार्ड्स में इसकी रफ्तार तेज हो गई है। सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 8171748602 जारी कर दिया है, ताकि किसी भी इमरजेंसी सिचुएशन में लोग सरकार को बता सके, मदद ले सके। और देखिए, जोशीमठ पर ऐसे ही काल नहीं मंडरा रहा है। दरकते पहाड़ भीषण प्रलय का सिग्नल देने लगे हैं। जो दरारें 2 महीने पहले 2 इंच की हुआ करती थी, अब वो 10 इंच की हो चुकी है। जोशीमठ का एक और डर है, आधी रात में जमीन के नीचे से रहस्यमयी आवाजें आने लगी है। लोग इसे कयामत की आहट मानने लग गए हैं। दरारों की दास्तान ऐसे ही जोशीमठ को नहीं डरा रही। गुजरते हर लम्हे के साथ जोशीमठ पाताल समाधि ले रहा है। कलेजा कांपने वाला एक और किस्सा इन्हीं विकराल होती दरारों से जुड़ा है। दरारें रातों रात और विकराल हो रही है। दरारों से आ रही रहस्यमयी आवाजें यहाँ के बाशिंदों का कलेजा कपा रही है। दहाड़ मारती दरारों के खौफ से कई परिवार पलायन कर चुके हैं, लेकिन 100 से ज्यादा ऐसे परिवार अब भी उन घरों में रहने के लिए मजबूर है, जहाँ मौत किसी भी वक्त दस्तक दे सकती है। परेशान को खाली मारने लेना भी बनाए तो दिन ढलते ही जोशीमठ की दहशत और बढ़ जाती है। ऐसा इसलिए क्योंकि जोशीमठ के कई इलाकों में आधी रात जमीन के नीचे से खौफनाक आवाजें आ रही हैं। कई इलाके ऐसे हैं जहां दरारों का वजूद रातों रात दोगुना हो चुका है, जिसकी वजह से लोग पलायन करने को मजबूर हैं। थोड़ा थोड़ा दरारें थी, फिर वही दरारें 1 हफ्ते में 2 हफ्ते में ऐसे ही बढ़ती जा रही वो दरारें। आप देख रहे हैं कि पूरे घर की ऐसी स्थिति हो रखी कि रहने लायक ही नहीं है। ये कमरा तो हमने वैसे भी छोड़ रखा। जब रात को बारिश आ रही तो हम तो सब बाहर पे खड़े हो रहे ऐसे। दरारों की केमिस्ट्री किसी भी वक्त 3000 लोगों पर कयामत बनकर टूट सकती है। ऐसे में जोशीमठ के ज्यादातर बाशिंदे सुरक्षित ठिकानों की तलाश में जुटे हैं। और सवाल जोशीमठ के वजूद का है, इसीलिए जितना परेशान यहाँ के बाशिंदे, यहाँ के लोग हैं, पर्यावरण का ख्याल रखने वाले, उस पर नजर रखने वाले भी उतने ही बेचैन हैं। क्योंकि जोशीमठ में एक तरफ जमीन बैठ रही है, दूसरी तरफ जगह जगह से धरती से पानी की धार भी निकल रही है। लिहाजा हर जुबान पर एक ही सवाल है कि अब जोशीमठ का क्या होगा। एक तरफ घरों में दरार, दूसरी तरफ जमीन के भीतर से फूटती जलधारा। क्या जोशीमठ में वाटर बॉम्ब फूटने वाला है? यहाँ के पहाड़ पर बनी बिल्डिंग्स की दीवार से निकलते पानी की धार देवभूमि के लिए किसी बड़े खतरे का इशारा तो नहीं कर रही? हमारे ऑफिस के ही सामने ये नाला निकला हुआ है, वो जो कल 11 और 12 बजे के बीच में यहाँ पे विस्फोटक रूप में बाहर निकला। हमारा ऑफिस ठीक उसी के ऊपर से है। यहाँ पर कभी इस तरह का पानी आज तक नाला नहीं था, न इस तरह का पानी यहाँ पर था। लगातार 24 घंटा बहुत तेजी से गाढ़ वाला पानी, लगभग मटमैला पानी लगातार 48 घंटों से बह रहा है। इसका सोर्स एक ही जगह नहीं है, जगह जो दीवारों से जगह से मटमैला पानी निकल रहा है। पूरा जेबी कैम्प जो कि हमारे जोशीमठ के जड़ में बसा हुआ है, जोशीमठ की तलहटी में बसा हुआ है। निसंदेह रूप से इस तरह का ये पानी आना लोगों को बहुत ही खतरा पैदा हो गया। 3000 साल के इतिहास वाले जोशीमठ को बद्रीनाथ धाम का प्रवेश द्वार कहते हैं। 8200 फीट की ऊंचाई पर भारत चीन सीमा पर बसे जोशीमठ में करीब 40,000 लोग रहते हैं। इनमें से 20,000 लोग यहाँ के बाशिंदे हैं और बाकी 20,000 लोग यहाँ की सैन्य छावनी में रहते हैं। फिलहाल यहाँ जो भी रह रहा है वो डरा हुआ है। वैसे यहाँ धंस रही जमीन को लेकर एक हैरान करने वाला दावा भी किया जाता है। कहते हैं कि जोशीमठ जो इस वक्त वजूद की जंग लड़ रहा है, वहाँ बना 1200 साल पुराना नरसिंह मंदिर बद्रीनाथ धाम की किस्मत का फैसला करेगा। इस मंदिर की स्थापना आदि शंकराचार्य ने की थी और यहाँ फिलहाल जो मूर्ति है उसकी स्थापना 8वीं सदी में कश्मीर के शासक ललितादित्य ने कराई थी।
दावा किया जाता है कि इस मूर्ति की दाहिनी भुजा लगातार पतली हो रही है और जब बिल्कुल पतली होकर टूट जाएगी तब बद्रीनाथ धाम विलुप्त हो जाएगा। इसके बाद भगवान बद्री विशाल जोशीमठ से 25 किलोमीटर दूर भविष्य बद्री में दर्शन देंगे। उत्तराखंड देवताओं की ऐसी भूमि है जहां के कण कण से पौराणिक रहस्य जुड़े हैं, लेकिन फिलहाल मसला जोशीमठ का है जिस पर घनघोर संकट नजर आ रहा है। कोई कैसे परेशान नहीं होगा, उसके घर में लंबी लंबी दरारें पड़ रही है, चौड़ी होती जा रही है, रहस्यमयी आवाजें आ रही है। जोशीमठ जिस तरह लगातार जमीन वहां पर धंस रही है, उसे देखते हुए एनटीपीसी के हाइडल पावर प्रोजेक्ट का भी काम रोकने का आदेश आ चुका है। फिर भी यह सवाल बरकरार है कि जोशीमठ पाताल समाधि की तरफ जा क्यों रहा है। इसका पता लगाने की कोशिश हो रही है, लेकिन तबाही का डर यकीन मानिए कायम है। जोशीमठ में जमीन धंसने की दहशत किस हद तक है, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से भी लगता है। ये एशिया का सबसे लंबा रोपवे है। चूंकि इसके एक टावर के नीचे की जमीन धंसने लगी, बैठने लगी, इसीलिए प्रशासन ने रोपवे को बंद करने का फैसला ले लिया। लेकिन सवाल है कि आखिर जोशीमठ में जमीन क्यों धंस रही है? आखिर क्या वजह है कि सैकड़ों मकान अब रहने लायक नहीं बचे? कई सालों से जोशीमठ इंच दर इंच नीचे की तरफ दरक क्यों रहा है? सबसे बड़ा सवाल तो ये कि क्या ये पूरा शहर पानी में डूबने वाला है? इन सवालों को लेकर एक्सपर्ट्स लगातार स्टडी कर रहे हैं। आज भी एक्सपर्ट्स की एक टीम जोशीमठ पहुंची है, जो अगले 3 दिन तक इन दरारों को स्टडी करेगी। इस टीम में डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, IIT रुड़की, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, वाडिया इंस्टीट्यूट और CBRI रुड़की के साइंटिस्ट मौजूद रहेंगे। पानी का रिसाव शुरू हो गया है और क्रैक्स और बड़ा हो गया है, वाइडन हो गया है। पूरा एक एक जगह का भ्रमण करके एक एसेस करेंगे क्या सिचुएशन है, कितने हमें क्या क्या चीज़ें वहाँ पर और तत्काल करने की आवश्यकता है। जो बाकी हमारा लॉन्ग टर्म चल रहा हो तो चलेगा ही, तत्काल क्या क्या करने की आवश्यकता है उसको भी एसेस करेंगे और उसका निर्णय लेंगे। दरारों को लेकर जो फाइंडिंग्स आएंगी वो PMO से भी शेयर की जाएगी। लेकिन इतना जरूर है कि लोकल लेवल पर कई एक्सपर्ट्स जोशीमठ में बढ़ते कंस्ट्रक्शन और पहाड़ के कटाव को इन दरारों का जिम्मेदार मान रहे हैं। कुछ एक्सपर्ट्स के मुताबिक जोशीमठ के कई हिस्से मानव निर्मित और प्राकृतिक कारणों से डूब रहे हैं। भू धसाव का कारण पेड़ों और पहाड़ों की कटान है। जोशीमठ के लगभग सभी वार्ड्स में बिना योजना के खुदाई की जा रही है। इसकी वजह से मकानों और दुकानों में दरारें आ रही है। शहर को बसाने में कमजोर नींव के अलावा जोशीमठ औली रोड के किनारे शहर के सहने की क्षमता की परवाह किए बगैर कई घर और रिसोर्ट और छोटे होटल बना दिए गए हैं। ये भी जोशीमठ को डुबा रहे हैं। और अब जोशीमठ उस कगार पर पहुंच गया है कि लोग डर रहे हैं, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। अब बात दिल्ली की करेंगे, दिल्ली आएंगे क्योंकि यहाँ हॉरर स्टोरी के सवाल खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कंजावला कांड में दिल्ली पुलिस की थियरी लगातार भटकती हुई दिखाई दे रही है। कार का ड्राइवर हो या फिर आरोपी की संख्या हो, पुलिस इन सब पर बार बार अपना स्टैंड चेंज कर रही है। शुरुआती तफ्तीश में जो गलतियां हुई, क्या पुलिस उन्हें कवर करने की अब कोशिश कर रही है? ये बड़ा सवाल। आमतौर पर बयान आरोपी बदलते हैं, लेकिन कंजावला कांड में बयान दिल्ली पुलिस बदल रही है। पुलिस ने पहले दावा किया था कि हॉरर कार दीपक चला रहा था, लेकिन सिर्फ 4 दिन में ड्राइवर बदल गया। 5 एक्यूज्ड हैं। वो दीपक खन्ना है जो कोई ड्राइवर है ग्रामीण सेवा में, एक दूसरा अमित खन्ना है, तीसरा एक कृष्ण नाम का आदमी है, चौथा एक मनोज मित्तल और 5वां मिथुन। 5 अभियुक्त हैं। अभी तक का जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें दीपक था, वो उसने अपने आप को ड्राइवर बताया था, लेकिन इंटरोगेशन के दौरान हमें पता लगा है कि एक्चुअली जो गाड़ी थी वो अमित ड्राइव कर रहा था। और ये इसके हमारे पास साइंटिफिक एविडेंस हैं। और 2 लोग जो जिन्होंने ये आइडेंटिटी किसी की कंसील करने की कोशिश की थी, ये ड्राइवर नहीं था अमित। यानी आरोपी पूछताछ में 4 दिन तक पुलिस से लगातार झूठ बोलते रहे और पुलिस इसी झूठ के आधार पर जांच को आगे बढ़ाती रही। बात बदल रही दिल्ली पुलिस का रवैया इस मामले में पहले दिन से सवालों के घेरे में है। 31 दिसंबर और 1 जनवरी की दरमियानी रात हुई वारदात के बारे में जानकारी देते हुए पुलिस ने शुरू में आरोपियों की संख्या 5 बताई थी, लेकिन अब आरोपियों में आशुतोष और अंकुश खन्ना का भी नाम जुड़ गया है। मतलब अब आरोपी 5 नहीं 7 हो गए हैं। पुलिस ने मामले को आम रोड एक्सीडेंट करार दिया। आरोपियों को रेप और मर्डर के आरोपों से पहले ही छुट्टी दे दी। बाद में शोर मचा तो गैर इरादतन हत्या की धारा जोड़ दी।
पुलिस जिस निधि को सबसे बड़ा गवाह मान रही है वो भी कह चुकी है कि अंजलि की हत्या की गई। पुलिस ने इसके बाद भी हत्या की धारा नहीं लगाई, तो क्या पुलिस अपनी ही गवाह को भरोसे के लायक नहीं मान रही? हालांकि इससे भी बड़ा सवाल ये है कि पुलिस के बदलते बयानों की वजह सिर्फ अधूरी तफ्तीश है या फिर कुछ और। इनका जवाब कोई और नहीं, सिर्फ दिल्ली पुलिस दे सकती है। देखिए, दिल्ली में अंजलि के साथ जो कुछ हुआ वो बहुत शॉकिंग है। ये भी कम शॉकिंग नहीं है कि कोरोना का कहर झेल रहे चीन में लाशों के बोझ से हाफते हुए फ्यूनरल होम्स का हाल अगर आप देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। अब जो तस्वीरें आ रही है वो दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। चीन से आने वाली हर तस्वीर शॉकिंग है। दावा किया जा रहा है कि यह हेनान प्रोविंस के जुमादियन शिंगशांग क्रेमेटोरियम का मंजर है। सोशल मीडिया पर यह बताया जा रहा है कि चीन के शमशान में लाशों का इतना ओवरलोड है कि शवों को अधजली हालत में ही बाहर की तरफ फेंका जा रहा है। जो शख्स वीडियो बना रहा है वो लगातार इसकी शिकायत कर रहा है। चीन के सोशल एक्टिविस्ट जेनिफर जेंग ने इस वीडियो को भी अपनी टाइमलाइन पर अपलोड किया है। उनका दावा है कि यह तस्वीर हेनान प्रोविंस के यीयांग शहर की है। यहाँ इस तरह चीन में अचानक शमशान का एक्सटेंशन किया जा रहा है, उन्हें बढ़ाया जा रहा है ताकि लाशों को जल्द से जल्द डिस्पोज किया जा सके। इन तस्वीरों को देखकर ही WHO ने चीन के कोरोना की मौत के आंकड़ों पर सवाल उठा दिए हैं। WHO के चीफ ने कहा है कि चीन मौत का आंकड़ा कम करके बता रहा है। रिपोर्ट्स है कि चीन में जितना दिखाई दे रहा है उससे 5 गुना ज्यादा लोगों की मौत हो रही है। कुछ दिन पहले ही एक रिपोर्ट सामने आई थी जिसमें दावा किया गया था कि चीन में रोजाना 9000 कोरोना संक्रमितों की मौत हो रही है। शमशान के अलावा अस्पताल में भी इसी तरह का हाल है। मॉर्चरी फुल है और जिन मरीजों का इलाज हो रहा है उनके लिए अस्पताल में तिल भर की जगह नहीं है। बीजिंग के चुयांगलियू अस्पताल में तो बुजुर्गों को जमीन पर ट्रीटमेंट दिया जा रहा है, जबकि शैंगडोंग के अस्पतालों में कई लोग ऐसे हैं जो अपने परिवार वालों के इलाज के लिए घुटनों के बल बैठकर मन्नतें कर रहे हैं। इस तरह की तस्वीरों के बाद दुनिया चीन के खतरे को लेकर अलर्ट है। अब यूरोपियन यूनियन की तरफ से भी चीन से आने वाले यात्रियों पर पाबंदी लगाने की बात हो रही है, लेकिन चीन ने कहा है कि दुनिया को वैज्ञानिक आधार पर फैसला लेना चाहिए। ये तो चीन की तस्वीरें थी, लेकिन हमारे देश पर भी खतरा मंडरा रहा है। विशेषज्ञ यही राय दे रहे हैं। न्यू वेरिएंट के 11 नए केसेस भारत में आ चुके हैं। कोरोना पर देश की फिक्र फिर से बढ़ सकती है। मार्च में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। वायरस अटैक पर हेल्थ एक्सपर्ट्स यही सिग्नल इस वक्त देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वायरस अटैक का खतरा ऐसे ही देश पर नहीं मंडरा रहा। अब तक देश में न्यू वेरिएंट के 11 से ज्यादा केसेस मिल चुके हैं। न्यू वेरिएंट की पुष्टि विदेश से आए 11 पैसेंजर्स में हुई है। हालांकि देश में हालात अभी बिल्कुल कंट्रोल में है, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट्स ने देश को खबरदार करने वाली रिपोर्ट रिलीज कर दी है। ओडिशा के हेल्थ डिपार्टमेंट के स्पेशल सेक्रेटरी अजीत कुमार मोहंती का मानना है कि भारत में कोरोना की चौथी लहर मार्च के महीने में आ सकती है। चीन समेत दुनिया के कई मुल्कों में कोरोना कहर बरपा रहा है। खतरे को देखते हुए भारत अलर्ट मोड पर है। एयरपोर्ट पर विदेश से आने वाले पैसेंजर्स की टेस्टिंग हो रही है। कोरोना के खिलाफ भारत अभी से कैसे अलर्ट मोड पर है और कैसी हिदायतें भारत बरत रहा है, इसे समझिए। एयरपोर्ट पर लगातार टेस्टिंग हो रही है। 24 दिसंबर से 3 जनवरी तक बाहर से आए 19,227 पैसेंजर्स की टेस्टिंग की गई। इनमें से 124 कोरोना पॉजिटिव पाए गए। सभी पैसेंजर्स की जीनोम सीक्वेंसिंग की गई, जिसमें 11 लोगों में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट की पुष्टि हुई। उधर कोरोना को लेकर भारत सरकार एक्शन मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया लोगों से कोरोना को लेकर सतर्क रहने और कोरोना गाइडलाइन का पालन करने की गुजारिश कर रहे हैं। कोरोना के खिलाफ भारत कमर कस चुका है। हालांकि हेल्थ एक्सपर्ट कयास लगा रहे हैं कि मार्च महीने में देश में कोरोना की चौथी लहर आ सकती है। ऐसे में देश को सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वायरस की खुराक भीड़ और लापरवाही ही है। कोरोना वायरस को स्टडी करने वाले एक्सपर्ट्स दुनिया के लिए भी नए खतरे की तरफ इशारा कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि ओमिक्रॉन का सुपर स्ट्रेन अब दुनिया के 2 दर्जन से ज्यादा देशों में फैल चुका है और इस नए वेरिएंट के संक्रमण की वजह से करोड़ों लोग बीमार हो सकते हैं। असल में WHO ने वायरस के सबसे घातक वेरिएंट को लेकर सबसे नई वार्निंग जारी कर दी है। WHO ने कह दिया है कि अमेरिका और भारत समेत ओमिक्रॉन का XBB 1.5 सब वेरिएंट अब दुनिया के 29 देशों में फैल चुका है। इस वेरिएंट को क्रैकेन यानी समुद्री राक्षस तक कहा जाने लगा है, और ऐसा इसलिए क्योंकि ये क्रैकेन की तरह काफी तेजी से फैलता है।
WHO ने कहा है कि इस वेरिएंट की वजह से आने वाले समय में दुनिया में कोरोना की और ज्यादा सुनामी आ सकती है। ओमिक्रॉन से निकले सुपर स्ट्रेन ने सबसे पहले अमेरिका में तबाही मचाना शुरू कर दी। अमेरिका में हो रहे नए कोरोना इन्फेक्शंस में 70% इसी वेरिएंट की वजह से संक्रमित है, यानी हर 10 में से 4 शख्स इसी सुपर स्ट्रेन की वजह से संक्रमित हुआ है। वायरस के व्यवहार से पता चलता है कि ये सबसे ज्यादा बुजुर्गों को निशाना बना रहा है। गौर करने वाली बात यह है कि इस वेरिएंट का असर अब ब्रिटेन में भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ब्रिटेन के एक्सपर्ट्स अमेरिका के पैटर्न को स्टडी कर रहे हैं। ब्रिटेन के वायरोलॉजिस्ट प्रोफेसर लॉरेंस यंग ने कहा कि ये XBB.1.5 वेरिएंट बहुत ही ज्यादा संक्रामक है और इसी वजह से न्यूयॉर्क के अस्पतालों में भीड़ पड़ रही है। WHO की टेक्निकल लीड डॉक्टर की तरफ से कहा गया है कि वो अमेरिका और यूरोप में तेजी से फैल रहे नए वेरिएंट को लेकर काफी चिंतित हैं। इसमें ईस्टर्न अमेरिका में ये वेरिएंट काफी देरी से डोमिनेट होता जा रहा है। यह हाल तब है जब ओमिक्रॉन का BF7 वेरिएंट जापान, साउथ कोरिया, हांगकांग और ताइवान में तबाही मचा रहा है। जापान में रोजाना 2 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं और अब अमेरिका में भी 2 लाख केसेस सामने आने लगे हैं, लेकिन यहाँ वेरिएंट अलग है। कोरोना काल में दुनिया योग की ताकत को पहचान चुकी है और ये भी जान चुकी है कि फिटनेस कितना महत्वपूर्ण योगदान आपकी सेहत में रखती है, और इसका एक एग्जाम्पल आज सामने भी आया। दुनिया के मशहूर स्प्रिंटर और वर्ल्ड चैंपियन रहे माइकल जॉनसन ने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की। इन्हें आपको भी देखना चाहिए। शरीर की ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी और लचक को देखकर आंखों पर यकीन नहीं होता। वीडियो में दिख रहे शख्स कोई और नहीं बल्कि हमारे नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा एक गेंद को फेंकते हुए धनुष की तरह लचीले होकर झुक जाते हैं, फिर वापस सीधे होकर गेंद को फेंकते हैं। ट्रैक एंड फील्ड के एक टॉप एथलीट की ट्रेनिंग किस तरह की होती है, ये तस्वीर सिर्फ एक वानगी भर है। नीरज चोपड़ा अपने शरीर को फिट रखने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा के इस वीडियो को टॉप ओलंपियन माइकल जॉनसन ने सोशल मीडिया पर शेयर किया है। नीरज को टैग किया है। उन्होंने लिखा है सम मोर अमेजिंग एथलेटिसिज्म, जिसके बाद ये वीडियो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। माइकल जॉनसन ने एक और वीडियो शेयर किया और लिखा ही इज अ जैवलिन थ्रोअर विद स्प्रिंटर एंड जंपर मूवमेंट। भारत को ओलंपिक में गोल्ड दिलाने वाले नीरज चोपड़ा अपने आने वाले टूर्नामेंट की तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए वो जी तोड़ दौड़ रहे हैं और मेहनत कर रहे हैं। नीरज चोपड़ा के शरीर की ये लचक किसी आम इंसान को हैरान कर सकती है, लेकिन अगर शिखर को छूना है तो मेहनत से क्या डरना। भाई, जितनी जरूरी सेहत की फिटनेस है, इकोनॉमी की फिटनेस भी उतनी ही जरूरी है। इकोनॉमी की फिटनेस बिगड़ने का अंजाम क्या होता है, ये आप श्रीलंका के मामले में अच्छे खासे तौर पर देख चुके हैं। अब कमोबेश वैसा ही आलम पाकिस्तान का होता जा रहा है। पाकिस्तान से आई ये लेटेस्ट तस्वीर बता रही है कि जिन्ना का मुल्क तबाही के जिस टाइम बॉम्ब पर बैठा है, उसकी टिक टिक खत्म होने को है। पाकिस्तान में बच्चा बच्चा हाथों में बॉम्ब लेकर घूम रहा है। बड़े गुब्बारे जैसे ये पॉलीथीन बैग्स बॉम्ब से कम नहीं है, क्योंकि इनमें LPG चिंगारी की एक झलक पाते ही तबाही मचा सकती है। आप ये तस्वीरें देखकर हैरत में होंगे, लेकिन चीन के कर्ज जाल में फंसे पाकिस्तान के लोगों का यही मुस्तकबिल है, क्योंकि रोज कंगाल हो रहे पाकिस्तान में एक गैस सिलेंडर 10,000 रुपए का बिक रहा है, जिसे खरीदना लोगों के बस की बात नहीं। इसीलिए गैस खुदरा बिक रही है, जिसे लोग पॉलीथीन बैग्स में भर कर ले जा रहे हैं। चीन के कर्ज में फंसकर श्रीलंका की तरह पाकिस्तान पर भी कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है और विदेशी मुद्रा भंडार सिकुड़ता जा रहा है। पाकिस्तान को इस साल 33 अरब बिलियन डॉलर का कर्ज चुकाना है, जबकि फॉरेक्स रिजर्व्स यानी विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ 5.8 अरब डॉलर रह गया है। नतीजा ये है कि वो कर्ज की अदायगी नहीं कर रहा और उसे बाहर से माल नहीं मिल रहा। हालांकि ये हालात एक दिन में पैदा नहीं हुए। इसके लिए पाकिस्तान के सियासी हालात और उसके नेताओं की कर्जखोरी वाली लत जिम्मेदार है, जिसने अवाम को दाने दाने का मोहताज बना दिया है। अब खर्च घटाने के लिए शहबाज शरीफ ने बाजार और मैरिज हॉल जल्द बंद करने का फरमान सुना दिया है, लेकिन अपने नेताओं की मक्कारी के खिलाफ बागी तेवर अपना चुकी पाकिस्तान की अवाम इसे मानने को कतई तैयार नहीं है।
पाकिस्तान की जनता नेताओं की वजह से परेशान है तो अमेरिका कुदरत के कहर के चलते परेशान है। बर्फीला अटैक लगातार जारी है और अब उस अटैक के बाद तूफान ने तबाही का संकेत देना शुरू कर दिया है। ये कैलिफोर्निया की तस्वीर है। कैलिफोर्निया के साथ साथ नेवाडा में भी सफेद आफत दस्तक दे चुकी है। कैलिफोर्निया का तूफान अब अमेरिका के दूसरे इलाकों का रुख करने लग गया है और ये तस्वीरें इसका सबसे नया एग्जाम्पल है। जिस वक्त कैलिफोर्निया के लोग बाढ़ और सैलाब के नए खतरे के लिए खुद को तैयार कर रहे थे, उसी दौरान नेवाडा में स्नो स्टॉर्म ने दस्तक दे दी। बर्फ की बारिश ने नेवाडा के रेनो इलाके में ट्रैफिक की रफ्तार रोक दी। कई लोगों का मानना है कि अमेरिका में कुछ दिन पहले जो बर्फीला तूफान आया है, ये उससे ज्यादा तबाही मचा सकता है। कैलिफोर्निया ने खुद को इसके लिए तैयार करना शुरू कर दिया है। पूरे स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई है ताकि तूफान के बाद राहत और बचाव के काम में किसी तरह की कोई दिक्कत न आने पाए। इस बीच सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट से दर्जनों फ्लाइट्स को कैंसिल कर दिया गया है। लोगों से कहा गया है कि वो घरों में ही रहे। बताया ये भी जा रहा है कि इस तूफान का सबसे ज्यादा असर नॉर्दर्न कैलिफोर्निया पर पड़ेगा। अमेरिका में बर्फीले तूफान का खतरा है तो उत्तर भारत में भी इस वक्त भयंकर कोल्ड वेव की चपेट में पूरा का पूरा इलाका है। मौसम विभाग ने आने वाले 5 दिनों में कुछ शहरों के लिए तापमान 0 से नीचे गिरने की आशंका जाहिर की है। फॉग अलर्ट के साथ साथ सर्दी का ऑरेंज अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। ठंड की सबसे ज्यादा चौंकाने वाली तस्वीरें राजस्थान के माउंट आबू से आई। बुधवार की रात यहां तापमान -6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। यानी राजस्थान का माउंट आबू शिमला और श्रीनगर से भी ठंडा था, क्योंकि श्रीनगर में टेम्परेचर -4 डिग्री था। मौसम विभाग का कहना है कि राजस्थान में ठंड इस बार और रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। कल रात जयपुर के जोबनेर इलाके में टेम्परेचर -4 डिग्री तक गिर गया। राज्य के कई इलाकों में 10 जनवरी तक पारा माइनस में रहने की संभावना है। इस बीच दिल्ली में बुधवार को सीजन का अभी तक का सबसे ठंडा दिन रहा। आज सुबह दिल्ली के लोधी रोड पर तापमान 2.8 डिग्री दर्ज किया गया था। वहीं सफदरजंग में तापमान 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। चिंता की बात यह है कि अगले कुछ दिनों तक दिल्ली में मौसम में कोई सुधार की संभावना नहीं है। 5 से 7 जनवरी तक न्यूनतम तापमान 2.8 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे आ सकता है। 10 जनवरी तक दिल्ली में कोहरे का भी अलर्ट है। इस बीच यूपी से लेकर मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जबरदस्त शीतलहर जारी है। सर्दी की वजह से कई इलाकों में स्कूल की टाइमिंग में बदलाव हुआ है, जबकि कई जगह स्कूल बंद कर दिए गए हैं। ठंड की वजह से कई ट्रेनें लेट चल रही है और इस बीच श्रीनगर में डल लेक के जमने की तस्वीरें भी सामने आने लगी है। एक बर्फ 2 भाइयों के बीच भी जमी हुई है और वो रिश्तों की जमी बर्फ आ रही है ब्रिटिश राजघराने की सबसे चौंकाने वाली खबर से। क्वीन एलिजाबेथ के पोते प्रिंस हैरी ने अपने बड़े भाई प्रिंस विलियम पर मारपीट के संगीन इल्जाम लगाए हैं। प्रिंस हैरी रॉयल फैमिली से जुड़े और भी चौंकाने वाले राज अपनी ऑटोबायोग्राफी स्पेयर के जरिए 10 जनवरी को दुनिया के सामने रखने वाले हैं। प्रिंस हैरी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी स्पेयर में राजघराने के कई राज खोले हैं। अपनी बायोग्राफी में प्रिंस ने अपने बड़े भाई प्रिंस विलियम्स पर कई गंभीर इल्जाम लगाए हैं। इन सब में सबसे सनसनीखेज इल्जाम भाई के साथ मारपीट का है। प्रिंस हैरी ने आरोप लगाए हैं कि प्रिंस विलियम ने न सिर्फ उनके साथ हाथापाई की थी, बल्कि उन्हें पकड़कर फर्श पर पटक भी दिया था। क्वीन एलिजाबेथ के दोनों पोतों के बीच में मारपीट का सच जैसे ही दुनिया के सामने आया, शाही परिवार में उथल-पुथल मच गई। प्रिंस हैरी की ऑटोबायोग्राफी स्पेयर 10 जनवरी को रिलीज होने वाली है। अपनी बायोग्राफी में प्रिंस हैरी ने यहाँ तक आरोप लगाया कि जब बड़े भाई प्रिंस विलियम से उनका झगड़ा हुआ, तब उनके कपड़े तक फट गए थे और पीठ और चेहरे पर गंभीर चोटें आई थी। प्रिंस हैरी ने दुनिया को ये भी बताया कि जब बड़े भाई ने उनसे हाथापाई की तो वो कुत्ते के कटोरे पर जा गिरे थे। It was terrifying to have my brother scream and shout at me. प्रिंस हैरी के इस खुलासे से रॉयल परिवार में हड़कंप मच गया है। ऐसा लग रहा है कि ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद से शाही परिवार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। प्रिंस हैरी ने यह भी दावा किया कि उन्होंने भाई के साथ हुई लड़ाई का जिक्र अपनी पत्नी मेगन मार्कल तक से नहीं किया था, लेकिन उनकी पीठ पर जैसे ही मेगन ने चोट देखी तो दोनों भाइयों की अदावत जग जाहिर हो गई। I want a family, not an institution. I would like to get my father back. I would like to have my brother back. यानी किंगडम के रॉयल परिवार में सब ठीक नहीं है। दोनों प्रिंस के बीच मारपीट के बाद बातचीत तक बंद है। हालांकि प्रिंस हैरी मामले को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि प्रिंस विलियम की पत्नी प्रिंस हैरी से बहुत नाराज हैं।
आज सुप्रीम कोर्ट से 50,000 लोगों के लिए राहत की खबर आई। हल्द्वानी के रेलवे की जमीन पर बनी गफूर बस्ती पर फिलहाल बुलडोजर नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें गफूर बस्ती को हटाने का ऑर्डर जारी कर दिया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही फैसला सुनाया, हल्द्वानी की गफूर बस्ती में खुशी की लहर दौड़ गई। 4,300 आशियानों पर मंडराता खतरा फिलहाल के लिए टला तो सैकड़ों हाथ दुआ में उठे। आशियाना बचा तो गफूर बस्ती के बाशिंदों में नई उम्मीद जगी। जो आंदोलन कल तक उग्र था वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही शांत हो गया। सुप्रीम कोर्ट से फिलहाल राहत मिल गई है और इस राहत से गफूर बस्ती के बाशिंदे गदगद हैं। हमें 100% यकीन है कि इंसाफ का फैसला होगा। गफूर बस्ती में खुशी की लहर इसलिए भी थी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड हाई कोर्ट के उस फैसले पर रोक लगा दी है जिसमें उसने अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। साथ ही उत्तराखंड सरकार और रेलवे को नोटिस जारी किया गया है। राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। मामले की अगली सुनवाई 7 फरवरी को होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से बस्ती में रहने वाले करीब 50,000 लोगों को राहत मिली है। वहीं उत्तराखंड के एक्स सीएम हरीश रावत ने भी अदालत के फैसले का स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय ने हमको इस स्थिति से उबार दिया, उसके लिए मैं सुप्रीम कोर्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उनका सुप्रीम निर्णय हम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत लेकर के आया है। गफूर बस्ती के सैकड़ों बाशिंदे कई दिनों से जिसकी दुआ कर रहे थे वो दुआ फिलहाल कबूल हो गई है। और अगली खबर का रुख करेंगे। इन सब के बीच उत्तर भारत में भूकंप के जोरदार झटके महसूस किए गए हैं। लोगों ने काफी देर तक जलजले को महसूस किया, लेकिन फिलहाल किसी जान माल के नुकसान की खबर नहीं है। शुक्र इस बात का। भूकंप का सेंटर अफगानिस्तान में था, लेकिन इसके झटके काफी दूर तक महसूस हुए। बताया जा रहा है कि रिक्टर पैमाने पर 5.5 तीव्रता का भूकंप आया था, लेकिन जहां एपिसेंटर था वहां इसका मैग्नीट्यूड 6 रहा। दिल्ली एनसीआर के अलावा कश्मीर वैली में भी जमीन कांप उठी। इसके साथ सांबा, कठुआ, डोडा, उधमपुर में भी जलजले से लोग सहम उठे। कई लोग अपने घरों से बाहर आ गए। कुछ जगहों पर घर के अंदर लगे पंखे और झूमर हिलते हुए दिखाई दिए। कहा जा रहा है कि भारत पाकिस्तान के साथ तजाकिस्तान में भी जमीन में हलचल रिकॉर्ड की गई। इस भूकंप से फिलहाल जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन एक्सपर्ट्स को लगता है कि बार बार इस तरह के झटके किसी बड़े भूकंप की तरफ इशारा करते हैं। वैसे जैन समाज के लिए एक अच्छी खबर आई है। झारखंड के पारसनाथ जैन तीर्थ स्थल समेत शिखर जी पर पर्यटन और इको टूरिज्म एक्टिविटी पर रोक लगा दी गई है। इस फैसले से उन लोगों को बड़ी राहत मिली जो लगातार आंदोलन पथ पर निकल चुके थे। शहर शहर प्रोटेस्ट की तैयारी में जुटे थे। असल में सरकार ने अपना 3 साल पुराना आदेश वापस ले लिया है। पर्यावरण मंत्रालय की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। इसमें झारखंड के समेत शिखरजी में सभी टूरिज्म वाली एक्टिविटीज पर रोक लगाने के निर्देश दे दिए गए हैं। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी भी शेयर की। इसके अलावा केंद्र सरकार ने एक निगरानी समिति भी बनाई है। ये समिति इको सेंसिटिव जोन की निगरानी करेगी। केंद्र ने राज्य को निर्देश दिया है कि इस समिति में जैन समुदाय के 2 लोगों जबकि स्थानीय जनजातीय समुदाय के 1 मेंबर को स्थायी तौर पर शामिल किया जाए। केंद्र सरकार के फैसले के बाद जैन समाज ने खुशी जाहिर की है। जैन मुनि प्रमाण सागर जी महाराज ने कहा है कि जिन मुद्दों पर आंदोलन हो रहा था वो मांगे सरकार ने मान ली है, लिहाजा आंदोलन रोक देना चाहिए। क्या मजबूरी है मेरी बताइए? मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने ओए होए 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 नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर करके देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।